हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। हम लोग ऑप्टिक्स में नया लेक्चर लेके आ गए हैं और आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। 3 लेक्चर्स लगे हैं उसको, जिसमें हमने प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर सारा कुछ कवर कर लिया है। तो आज हम रिफ्रैक्शन पार्ट पे जा रहे हैं। इसमें रिफ्रैक्शन पार्ट में बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, तो आज का ये पूरा लेक्चर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो भी कंफ्यूजन होगा तुम्हारा वो दूर हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है, दैट आई कैन टेल यू, दैट मच आई कैन टेल यू। चलो देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सुना तो सबने होगा, देखा भी सबने होगा। अरे वो तुमने स्कूल में एग्जाम्पल देखा होगा ना, ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें एक पेंसिल डाला तो पेंसिल टूटी हुई दिखाई पड़ती है। वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्लासिक एग्जाम्पल है। बाकी सब जगहों पे भी तुमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा है, जैसे रेनबो फॉर्मेशन देखा है तुमने, बहुत सारी चीज़ें देखी है तुमने। ठीक है, मैं एक बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो लाइट बेंड होती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, एक बात ध्यान रखना, ये कहाँ पे होता है? इट हैपेंस एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम्स of the two मीडियाज। मीडियम्स को हम लोग प्लूरल में मीडिया लिखते हैं, सो दैट इज़ देयर। ये बात ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है ये बाउंड्री पे होता है। तो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे दो में कोई मीडियम सेपरेटिंग बाउंड्री ले लेता हूँ। ये एक बाउंड्री है जो किन्हीं दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है। सपोज जैसे मैं इसको बोल देता हूँ मीडियम 1 और ये अपना मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2 में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे तुमने सुन रखा होगा रेयर, डेंसर, ये सारे। तो मैं वो धीरे धीरे बताता हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये सपोज मीडियम है रेयर और ये है डेंसर, या अभी फ़िलहाल के लिए और सिंपल कर देते हैं इसको, हम लोग एयर और वाटर ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे और ये सिंपल हो जाएगा। सपोज़ लाइट जा रही है एयर से वाटर में। ठीक है, देखो क्या होगा। अभी बेसिक सा फिनोमेना है जो तुमको भी पता है। ये सपोज़ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, तो यहाँ अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। सबको पता है लाइट अगर एयर से वाटर में जा रही है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और यही जो फिनोमेना है इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, लाइट ऐसे जा रही थी, बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल। ये टूवर्ड्स नॉर्मल ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं है, तुमको भी पता है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ द टू मीडियम्स। जो भी दो मीडियम हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब लाइट कहाँ से कहाँ बेंड होगा ये मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मैंने बोला ना रेयर, डेंसर, मीडियम, तो उसके लिए एक टर्म होता है कॉल्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, कोई मीडियम का अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो उस मीडियम में लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। किसी का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उस मीडियम में लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, ये तो ऊपर से समझने की बातें। एक्चुअल में क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे एक्चुअल में हमको एक चीज़ पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। यहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कन्फ्यूजन चालू होता है कि अभी तक हम लोग मीडियम के डेंसिटी का बात करते थे, अभी स्पीड पे कहाँ से आ गए। तो इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज़ तुम हवा में दौड़ रहे थे, अब अचानक से तुम्हारे सामने पानी आ गया, अब तुमको पानी में भी दौड़ना है तो तुम्हारी स्पीड कम होगी ना, हाँ या ना। देखो, जैसे ये एक बाउंड्री है, यहाँ पानी है, देखो इधर यहाँ पानी है। ओके, पहले तो सीधा सीधा दौड़ने का बात करते हैं। सपोज़ जैसे ये तुम यहाँ से सीधे सीधे दौड़ के आए, अब पानी आ गया तो पानी में भी तुम दौड़ोगे सीधे ही, बस फ़र्क क्या पड़ जाएगा, तुम्हारा जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आगे का केस देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम दौड़ के, या तुम यहाँ से ऐसे दौड़ रहे थे एयर में, अचानक से पानी एनकाउंटर हुआ या अचानक से पानी में तुम पहुँच गए, तो तुम्हारा स्पीड जो है ना वो तो कम होगा ही और तुम्हारा डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा।
क्योंकि पानी का अपोजिशन होगा। यही लाइट के साथ भी होता है। मतलब लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो वो बेंड करती है, क्यों? क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो रहा होता है, उसका स्पीड चेंज हो रहा होता है। जैसे यहाँ देखो, लाइट का स्पीड चेंज हुआ तो यहाँ बेंड होगी। जैसे तुम यहाँ से दौड़े जा रहे थे, अचानक से पानी आ गया, तो अब तुम उसी रास्ते पे नहीं जा पाओगे सीधे, क्योंकि अब उस रास्ते पे चलना डिफ़िकल्ट है, तुम्हारा रास्ता अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये जैसे तुम्हारा पाथ चेंज हो गया, वैसे ही लाइट का भी पाथ चेंज हो जाता है, समझा? इमेजिन करो, अचानक से पानी में से दौड़ते दौड़ते आए, अब हवा मिल गई, तो अब तुम इधर भागोगे। तो तुम्हारा स्पीड जो है वो चेंज होने की वजह से तुम्हारा डायरेक्शन या तुम्हारा बेंडिंग दिखाई पड़ता है। वैसे ही लाइट का भी स्पीड चेंज होता है, इसके वजह से बेंडिंग दिखाई पड़ती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया स्पीड और बेंडिंग का रिलेशन? अब तुम सोचो ना, जितना ज़्यादा स्पीड में चेंज आएगा उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा। मतलब यही पानी की जगह तुमको कोई बोल दे कीचड़ में दौड़ो, तब तुम और सीधा नहीं दौड़ पाओगे और तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा, समझा बात? तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या डिसाइड करता है मालूम है? ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड करता है कि मीडियम में लाइट का स्पीड कितना कम हो जाएगा या कितना डिफ़िकल्ट है लाइट के लिए उस मीडियम में मूव करना। सो ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर द लाइट टू मूव थ्रू दैट मीडियम। यानी किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है कि उस मीडियम के थ्रू मूव करना लाइट के लिए कितना डिफ़िकल्ट है। यानी जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लाइट के लिए मूव करना, जितना कम ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ईजी है लाइट के लिए मूव करना। समझ में आई बात? ठीक है। ये जो रिफ्रैक्शन है, इसमें इसके भी दो लॉज होते हैं, सबको पता है, बचपन से सुन रखा है तुमने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बचपन मतलब 10वीं में पढ़ा था, 10वीं तक तुम्हारा बचपन ही था, ठीक है? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, थोड़ा समझ के हम लोग एक बेसिक कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि लाइट बेंड्स व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। ठीक है, ये रिजल्ट है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट changes when it goes from one medium to other। ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है? लाइट बेंड होता है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। देखो, जिसमें से ये वाला चीज़ जो है ना, ये जो सेकंड पार्ट है, ये श्योर शॉट होता ही है, ये कंफर्म है, दिस इज़ हैपनिंग ऑलवेज, ये हमेशा होता है। वेयर एज इस वाले में एक्सेप्शंस हैं। पहले वाले में एक्सेप्शंस कहाँ है वो भी हम देखेंगे, बट पहले हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का बात कर लेते हैं। ये नोट डाउन कर लो, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है रिफ्रैक्शन के लिए, डेफिनेशन हो गया उसका, और एक ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म जो तुमको पता होना चाहिए। जब मैं किसी मीडियम को बोलूँगा रेयरर है, यानी उस मीडियम में लाइट के लिए मूव करना ईजी है, यानी उसमें लाइट फास्ट मूव करेगी। और जिस मीडियम में लाइट, जो मीडियम लाइट के लिए डेंसर है, उसमें लाइट के लिए मूव करना डिफ़िकल्ट है, यानी उसमें उसकी स्पीड कम होगी। एग्जाम्पल के लिए हवा पानी का एग्जाम्पल, खुद को हवा में दौड़ा लो और पानी में दौड़ा लो और देख लो किसमें कितनी स्पीड से तुम दौड़ सकते हो। तो वही सेम लॉजिक लाइट के लिए भी अप्लाई होता है। सो ये बात ध्यान से करना, ये सारे नोट डाउन कर लो। फिर अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे आते हैं। चलो, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ यहाँ पे नया नहीं बताया है मैंने। अब रिफ्रैक्शन जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होंगी और नई चीज़ें आएंगी, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? जितने भी फॉर्मूलाज बताऊंगा सारे हम लोग एक एक अच्छे तरीके से करेंगे। फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला विजुअलाइज करके क्या तुम देख सकते हो, मतलब फॉर्मूले को विजुअलाइजेशन भी तो करना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि फॉर्मूला बाय हार्ट कर लिया, उसका मीनिंग क्या है, उसमें हो क्या रहा है ये नहीं पता है तो मतलब क्या है। चलो देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का बात कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन,
दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, जिसमें से पहला लॉ सबको पता है। पहला लॉ क्या है बोलो, बोल दो जल्दी से, सबको पता है। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence lie in the same plane। ठीक है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये पहला लॉ है, सिंपल सा, सबको पता होता है ये। सेकेंड लॉ देखो, सेकेंड लॉ सेज दैट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अभी फ़िलहाल मैं इसको कांस्टेंट लिखता हूँ, और ये जो कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट एक नया टर्म बन के आएगा सामने, ध्यान से देखना। सबको पता है क्या आने वाला है, कुछ ऐसा सस्पेंस नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने वाला है, बट वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको समझना है। जैसे ये सपोज़ मेरा मीडियम 1 है, ठीक है, और ये सपोज़ मेरा मीडियम 2 है। तो किस मीडियम में, या जिस मीडियम में हम लोग बात कर रहे हैं, किसी मीडियम में लाइट के लिए मूव करना कितना डिफ़िकल्ट है, या उस मीडियम में जाने पे लाइट कितना बेंड करती है, या उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितने एक्सटेंट से चेंज होता है, ये सारी चीज़ें एक ही है, ध्यान दो। स्पीड चेंज होगा तो बेंडिंग होगा, बेंडिंग होगा तो डिफ़िकल्ट होगा मूव करना, यही बात मैं बोल रहा हूँ ना। तो मैं बोल रहा हूँ कितना डिफ़िकल्ट है, कितना बेंडिंग हो रहा है, कितना स्पीड कम हो रहा है, सब एक ही चीज़ें बता रही हैं। तो ये सब को जनरली जो मेजर करता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें तो ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 N2। हम लोग इसको N से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। कहीं बुक्स में तुमको म्यू दिखाई पड़ा तो कंफ्यूज मत हो जाना, N और म्यू दोनों हम लोग यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो सपोज़ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयरर से डेंसर मीडियम, ठीक है। तो हमको मालूम है रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने पे लाइट क्या होता है, बेंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइक दिस। तो ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखो, अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है, रेयरर में मूव करना ईजी है लाइट के लिए, डेंसर में मूव करना डिफ़िकल्ट है। रेयरर में स्पीड ज़्यादा होगा, डेंसर में स्पीड कम होगा। लॉजिक समझ रहे हैं ना क्या लगा रहा हूँ? हवा पानी वाला एग्जाम्पल, तुम हवा में मूव कर रहे हो और पानी में मूव कर रहे हो। हवा में मूव करना ईजी है, हवा में स्पीड ज़्यादा है। पानी में मूव करना डिफ़िकल्ट है, पानी में स्पीड कम है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। मैंने बोला ना, डिफ़िकल्टी, स्पीड कम होने, ये सब के मेजर को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। तो N1 N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, जिसमें से N2 इज़ ग्रेटर दैन N1। समझा? तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, और वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये स्नेल्स लॉ होता है जो तुमको पता होना चाहिए। इसको हम N2 to 1 भी लिखते हैं, और इसको रीड कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। N2 to 1 इज रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब वर्ड समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, ये एक बार मैं पूरा विथ रिस्पेक्ट टू लिख दे रहा हूँ, इसके बाद मैं WRT लिखूँगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशो है ये साइन I बाई साइन R के इक्वल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दिस इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है? अगर N2 ज़्यादा होगा तो I भी ज़्यादा होगा, हाँ या ना? अरे देखो, N2 ज़्यादा है तो साइन I ज़्यादा है, रेशो समझता है ना, बेसिक प्रपोर्शन। अरे अगर ये 3/2 है तो ये ज़्यादा होगा ना साइन I, और ये कम होगा, सिंपल सा बात है। तो N2 बड़ा तो साइन I बड़ा, और साइन I बड़ा तो I बड़ा। साइन ऑफ थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा, ऐसे नहीं समझता है तो ऐसे समझो, जब थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है ना। तुम सोचो ना, थीटा जब 0 होता है तो साइन थीटा कितना होता है? 0। थीटा जब 45 होता है तो साइन थीटा बढ़ के 1/√2। थीटा जब 90 होता है तो साइन थीटा और बढ़ के 1 हो जाता है।
यानी बेसिक बोलने का मीनिंग ये है कि जब थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, यानी यहाँ साइन थीटा ज़्यादा होना मतलब आई ज़्यादा होना, ठीक है। वैसे n1 छोटा है यानी साइन r छोटा है, साइन r छोटा कब होगा, जब r छोटा होगा। तो बेसिक मतलब क्या है कि अगर n2 n1 से ज़्यादा हुआ तो i r से ज़्यादा होगा, n2 n1 से ज़्यादा हुआ तो i r से ज़्यादा होगा। अब वो चीज़ यहाँ विजुअलाइज करो, देखो i r से बड़ा है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो है i r से बड़ा। देखो ना, ये नॉर्मल है तुम्हारा, ये तुम्हारा नॉर्मल है, नॉर्मल टेढ़ा ही हो गया है, रुक जाओ, ये तुम्हारा नॉर्मल है और ये नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। मेरे हिसाब से तो आई बड़ा है, आर छोटा है ना। और ये जितना ज़्यादा बेंड होगा आर उतना ज़्यादा छोटा होता जाएगा, यानी n2 जितना ज़्यादा बड़ा होगा साइन आई उतना ज़्यादा बड़ा होगा और आर उतना ज़्यादा छोटा होगा। तो बोलने का मीनिंग ये है कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो आई आर से बड़ा होगा या आर आई से छोटा होगा। परेशान मत हो जाओ, ठीक है। n1 और n2 क्या है, n2 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अभी थोड़े टाइम में मैं उस पर आता हूँ। n1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और ये जो रेशो है ये तुमको मालूम है n2 to n1, ओके। और एक केस ले लो, जैसे बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला केस, जैसे लाइट पानी से हवा में जा रहा है इस बार, या ग्लास से एयर में जा रहा है, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब बेसिकली डेंसर टू रेयरर का एग्जांपल चाहिए हमको, क्योंकि हमको बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखाना है, समझा ना। हमको अवे फ्रॉम द नॉर्मल का बेंडिंग दिखाना है, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जैसे ये है, लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ऑलराइट। देखो ये बाउंड्री है, इस पे लाइट फॉल करता है, ये अपना नॉर्मल है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब हमको मालूम है लाइट अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो कहाँ बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आया r। देखो ध्यान से, r बड़ा है ना इस बार i से, जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा तो r छोटा होगा, नॉर्मल से दूर बेंड करेगा तो r बड़ा होगा। यानी बेसिकली यहाँ देखो क्या है, यहाँ n1 बड़ा है n2 छोटा है ना, सॉरी हाँ, n1 बड़ा है n2 छोटा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना, n1 बड़ा है n2 छोटा है, तो n1 बड़ा हुआ तो साइन r बड़ा हुआ यानी r बड़ा हुआ, n2 छोटा हुआ तो साइन i छोटा हुआ यानी i छोटा हुआ। तो बोलने का मीनिंग ये है कि यहाँ से जनरल कंक्लूजन्स जो लिखे हैं हमने वो याद रखने हैं। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट जब भी रेयरर से डेंसर में जाता है तो स्पीड कम होता है, डेंसर से रेयरर में जाता है तो स्पीड बढ़ता है। तुम पानी में दौड़ रहे थे, अचानक से तुमको प्लेन ग्राउंड मिल गया, तो अब तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा दौड़ने का, है या ना। तो यही लॉजिक लेके अब हम लोग एक जनरल कंक्लूजन ले लेते हैं। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, पहला केस रेयरर टू डेंसर, ठीक है। रेयरर से डेंसर में जब लाइट जाता है तो क्या क्या होता है, इट बेंड्स, कहाँ बेंड करता है, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। ये कंक्लूजन्स हैं जो याद रखने हैं तुमको। याद मतलब ये फॉर्मूले को देख के ही समझ सकते हो, अगर फॉर्मूला देख के नहीं समझ में आ रहा है तो तुमने स्कूल लेवल से तुमने ये चीज़ देखा हुआ है कि ये होता है, तुमने बाय हार्ट किया हुआ है, ठीक है। स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, एंड और एक कंक्लूजन है एंगल आई इज ग्रेटर दैन एंगल आर, ये बात याद रखना, ठीक है। रेयरर से डेंसर में जाएगा तो ये होता है, रेयरर से डेंसर यानी टूवर्ड्स नॉर्मल। और एक कंक्लूजन लिख लेते हैं, इसी में दूसरा पार्ट कंक्लूजन का क्या होगा, ये हटाऊँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये एक काम करते हैं, ये अभी हटाते हैं, ये लिख लिया है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है तो लिखो, बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाते चलो यार, ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने क्या कब पढ़ाया था तुमको याद भी नहीं रहेगा तो परेशान हो जाओगे। नोट्स बहुत ज़रूरी है, बनाते चलो। इसने नोट डाउन नहीं किया तो थोड़ा सा पीछे जाओ, मैं जहाँ बड़बड़ कर रहा हूँ मुझे उसी में रोक के कॉपी करो ठीक है। देखो
दूसरा इसमें क्या केस है, दूसरा है जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है। तब क्या क्या हो रहा है, तब ये लाइट कहाँ बेंड करता है, बोलो, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है। दूसरा, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। ठीक है। और अगला बोलो, एंगल आई इज लेस दैन एंगल आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये 3 कंक्लूजन्स याद रखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। रेयर से डेंसर के लिए ये सब होता है और डेंसर से रेयर के लिए ये सब होता है। ठीक है। इतना जनरल कंक्लूजन तुमको समझ में आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? बोलो, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रहा है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब लाइट जा रही है तो उसका बेंडिंग होता है। ठीक है। चलो, इतना नोट डाउन कर लिया। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से मतलब इसके फॉर्मूलाज देखते हैं और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से समझेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, वही जो n2:n1 था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये नोट डाउन कर लेना। यस, डन। पॉज कर लो यार, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है। चलो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, मतलब किसी मीडियम का खुद का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है, वो होता है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जिस भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जैसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ एग्जाम्पल, फॉर अ मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज v। अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, चलो यहाँ if वर्ड लगा देते हैं। if for a medium speed of light is v, then absolute refractive index n is equals to c by v. This is very very important. ठीक है। absolute refractive index is c by v. ओके। तुमको ये तो पता है कि वैक्यूम में लाइट सबसे फास्ट चलती है। नहीं पता है तो आज पता कर लो, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो गूगल कर लो। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही सेम स्पीड हम लोग एयर के लिए भी कंसिडर करते हैं कि एयर में भी यही स्पीड से चल रही है लाइट। बाकी किसी भी दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। अदर दैन एयर और वैक्यूम, किसी भी दूसरे मीडियम का बात करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट इससे तो कम ही होगा। यानी ये हाईएस्ट स्पीड है लाइट का, इससे ज़्यादा लाइट का स्पीड पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ का स्पीड पॉसिबल नहीं है नेचर में। ठीक है। किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का स्पीड इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्पीड है, ज़रा ध्यान से देखो, ये जो रेशो है, ये n हमेशा या तो 1 हो सकता है या तो 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता है। अरे c हमेशा v से या तो बड़ा होगा या तो v के इक्वल हो सकता है। v के इक्वल कब होगा, सोचो, जब ये दूसरा मीडियम जो है वो एयर हो जाए। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इसी के इक्वल बोल रहा हूँ ना मैं। तो एयर के लिए ये रेशो 1 होगा, बाकी किसी दूसरे मीडियम के लिए ये रेशो 1 से ज़्यादा होगा। समझा? तो ज़रा ध्यान से देख लो। अगर मैं सपोज कंसिडर कर लेता हूँ फॉर ग्लास, इफ़ v इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड मेरे को पता है, ग्लास के लिए स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 × 10⁸। तो ज़रा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, है ना। c बाई v ना, c कितना है 3 × 10⁸, v है 2 × 10⁸, यानी यहाँ से आएगा 1.5।
तो ये ग्लास का आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। समझा? ऐसे तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो अगर तुमको अगर तुमको गिवन मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट दे दे कि हाँ इस मीडियम में लाइट इतने स्पीड से चलती है। अब इसी फॉर्मूला को या इसका कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। कंक्लूजन में लिख देता हूँ, देयरफॉर n विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। n का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, बाकी वैल्यू उससे ज़्यादा ही होगा। सो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। और एक केस देखो, जैसे इस v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को मैं लिख सकता हूँ c/n, हाँ या ना? v को मैं क्या लिख सकता हूँ, c/n ना। ज़रा ध्यान से देखो, यही मैं उल्टा करूँ, सपोज मेरे को पता हो इफ़ n इज़ इक्वल टू 1.5 फॉर ग्लास, तो स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, यानी यहाँ से आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, तुम बोलोगे सर वही चीज़ दोबारा घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो, मीनिंग थोड़ा अलग है, समझ लो। देखो यहाँ स्पीड पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो स्पीड निकाला। बोलने का मीनिंग ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है मालूम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो 1.5 से पता क्या चल रहा है, पता है? इससे ये पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में 1.5 गुना कम हो गई। सुना? इस मीडियम में जाके स्पीड ऑफ लाइट 1.5 गुना कम हो गई। देखो ना, स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो c/n हो जा रही है, यानी 3/1.5 हो जा रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में 1.5 गुना कम हो गई। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल मीनिंग है। द फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन दैट मीडियम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको डिफाइन करना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वही फैक्टर है जिससे स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया। जैसे मैं तुमको बोलता हूँ किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट 2 के फैक्टर से कम हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी। किसी मीडियम में मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.5 है, यानी उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 1/4.5 हो जाएगी। मैं बोल सकता हूँ 4.5 टाइम्स कम हो जाएगी। ये मीनिंग है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो यहाँ मैं मीनिंग लिख देता हूँ, द फैक्टर by which speed of light decreases in that medium। This is very very important। बहुत कंक्लूसिव चीज़ बता दिया है मैंने, याद रखना ये बात, भूलना नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फैक्टर है जिससे स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में डिक्रीज हो जाती है। समझा? ठीक है। एयर के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, बाकी किसी मीडियम के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना कंक्लूजन तुमको याद रखना है। ये लिखो। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से समझने जा रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो नोट डाउन कर लिया है ना। देखो अब ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसी को मैं 2 मीडियम के लिए कंपेयर करूँ। याद है हमने n2/n1 लिखा था ना, तो n2/n1 अगर मैं लिखना चाहूँ 2 मीडियम के लिए, तो ये जो फॉर्मूला है c/n वाला, ये कैसा दिखेगा, या c/v वाला फॉर्मूला, इसके वजह से क्या नया फॉर्म हमको मिलेगा। देखो मैं 2 मीडियम ले रहा हूँ। कंसिडर 2 mediums in which the speed of light is v1 and v2 respectively। कोई भी 2 मीडियम ले लो, ग्लास ले लो ना, वाटर ले लो, ग्लिसरीन ले लो, डायमंड ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 मीडियम्स हमने कंसिडर किए हैं जिनमें स्पीड ऑफ लाइट v1 v2 है रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहूँ तो फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा c/v1। यहाँ तक किसी को परेशानी? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v होता है ना, यहाँ लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c/v। तो पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v1, दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा n2, ये हो जाएगा c/v2। हमको रेशियो चाहिए n2/n1, क्योंकि n2/n1 को स्नेल्स लॉ में हमको डालना है।
तो हम लोग यहाँ से n2/n1 निकालते हैं। देखो ध्यान से, n2/n1 अगर तुम निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा, देखो तुमको यहाँ से मिलेगा c/v2 अपॉन c/v1। c से c कट गया, v1 ऊपर आएगा, v2 नीचे जाएगा, यानी तुमको मिलेगा v1/v2। बोलो ये समझा? नहीं समझा है तो मैथ्स में परेशानी है। बेसिक c से c कैंसिल हुआ है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर और ये न्यू डिनोमिनेटर था तो नीचे आ गया, ठीक है। सो v1/v2, ये n2/n1 v1/v2 आ रहा है। हमको मालूम है स्नेल्स लॉ क्या होता है, हमको मालूम है स्नेल्स लॉ होता है sin i/sin r, दिस इज इक्वल्स टू n2/n1, बट n2/n1 किसके इक्वल है, v1/v2 के। तो ये जो फॉर्म है ये भी स्नेल्स लॉ ही है। तुम sin i/sin r को v1/v2 भी लिख सकते हो, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू दैट ऑफ इन सेकेंड मीडियम। यानी अगर ये दो मीडियम में कंसिडर करूँ, ये एक मीडियम है, इस पर एक रे ऑफ लाइट फॉल किया और सपोज ये इधर ऐसे बेंड हो गया लाइक दिस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस i, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है तुमको, खाली पता है इसमें स्पीड v1 है, इसमें स्पीड v2 है, तो sin i/sin r का रेशो v1/v2 हो जाएगा, v1/v2 हो जाएगा, समझा। और v1/v2 का रेशो तो कांस्टेंट ही होगा। क्यों कांस्टेंट होगा बताओ? जैसे इस मीडियम में स्पीड जो होगी लाइट की वो तो फिक्स होगी। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है मीडियम पे, है ना। तो मीडियम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक स्पीड नहीं चेंज होगी, यानी जब तक इस मीडियम में है लाइट तब तक स्पीड फिक्स है। जब इस मीडियम में इस मीडियम में लाइट आई तो उसकी स्पीड कुछ और हो गई बट फिक्स ही होगी। कुछ और होने का ये मतलब नहीं कि चेंज हो रही, नहीं, कुछ और होके फिक्स हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मीडियम में स्पीड अगर 2.5 × 10⁸ है और यहाँ 2 × 10⁸ है, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक और कांस्टेंट, यानी sin i/sin r इज इक्वल्स टू v1/v2 विच इज ऑल्सो स्नेल्स लॉ। ये भी स्नेल्स लॉ ही है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल मीनिंग है, इट इज़ द फैक्टर बाय विच द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन दैट मीडियम। तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यूज़ मैं तुमको बताता हूँ। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 होता है, तो लाइट उसमें जाके 2.41 टाइम्स स्लो हो जाती है, ठीक है। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो लाइट उस मीडियम में जाके या लाइट ग्लास में जाके 1.5 टाइम्स स्लो हो जाती है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, यानी उस मीडियम में जाके या वाटर में जाके लाइट 1.33 टाइम्स स्लो हो जाती है। ये सारी चीज़ें ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। उस मीडियम में जाके लाइट 1.33 टाइम्स स्लो हो जाती है। या बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, देख लो ना यहाँ से जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को अगर तुम देखो, ये फॉर्मूला सिंस n इज इक्वल्स टू c/v, कांट आई से n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। c तो एक कांस्टेंट है, c तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना, वो तो कांस्टेंट ही होगा हमेशा, यानी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। या इसी को उल्टा करो तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ये दोनों का मीनिंग बहुत अच्छा है। क्या मीनिंग है? स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में जितना कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट 2 टाइम्स कम हो गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। यहाँ देखो उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट उतना कम, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम स्पीड ऑफ लाइट उतना ज़्यादा। समझ में आई बात? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुम बढ़ाओगे तो ये कम होगा ना, या ये अगर कम करोगे तो ये बढ़ेगा। तो ये सेम बातें हैं जो घूम फिर के अलग अलग तरीके से बोली जा रही हैं। मीडियम सुन लो, ध्यान से सुन लो, मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज होती है, दैट इज़ फॉर श्योर। अब वो मीडियम कैसा है उस पर डिसाइड होगा स्पीड कैसी चेंज होगी। अगर मीडियम तुम डेंसर से रेयरर में जा रहे हो तो स्पीड बढ़ेगी, रेयरर से डेंसर में जा रहे हो तो स्पीड कम होगी, ठीक है। क्यों कम ज़्यादा हो रही है स्पीड? क्योंकि रेयरर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड डिसाइड कर रहा है, ठीक है। या ऐसे याद रखो, या फिर इसी फॉर्म को तुम v इज इक्वल्स टू c/n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिसाइड कर रहा है? स्पीड डिसाइड कर रहा है। देखो ना इधर n से स्पीड डिसाइड हो रही है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड डिसाइड कर रहा है। तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अलग अलग स्पीड, ठीक है, इसलिए स्पीड चेंज होती है। अब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम स्पीड, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज़्यादा स्पीड। इसीलिए जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो स्पीड कम होता है,
डेंसर से रेयर में जाता है तो स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। ऑल राइट, गुड। अब ज़रा ध्यान से सोच के देखो कि ये जो रेशो हमने लिया है, हमने n के बारे में एक चीज़ लिख लिया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कि वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट दिस n1/n2 या n2/n1, यानी रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करूँ तो क्या ये 1 से छोटा हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है 1 से छोटा, ऑफकोर्स 1 से छोटा हो सकता है ना। हो सकता है जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाए तो रेयरर में स्पीड ज़्यादा होगा, डेंसर में स्पीड कम होगा, तब ये रेशो 1 से बढ़ा। बट उल्टा केस सोचो, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो डेंसर में स्पीड कम, रेयरर में स्पीड ज़्यादा, यानी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो रेशो 1 से छोटा। तो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। इसके लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात किया तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगा, और स्पेसिफिकली एयर के लिए 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट एयर के लिए 1 होता है, ये बात याद रखो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। 1 किसके लिए होता है? एयर के लिए। बाकी किसी मीडियम के लिए भी 1 नहीं होगा, बाकी सारे मीडियम्स के लिए ये 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमको और एक टर्म्स में समझना है। देखो हमने किस किस टर्म्स में समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स में समझा, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा चीज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा चीज़ स्पीड के टर्म्स में हमने समझ लिया कि स्पीड जब चेंज होती है तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड होता है या बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से स्पीड डिसाइड होता है। आगे धीरे धीरे करके चीज़ें और चेंज होंगी थोड़ी। फिलहाल के लिए ये नोट डाउन कर लिया है सब कुछ। चलो मैं थोड़ा और तुमको बताता हूँ किस बारे में, वो इस बारे में कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको डिसाइड करने के लिए और कौन सा फैक्टर है, या वो और कौन से फैक्टर को डिसाइड कर सकता है, ये भी समझ लो। देखो हमको मालूम है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, और लाइट की जो स्पीड है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी और लाइट की वेवलेंथ पे। अब ये क्या नया बात आ गया है? ये वही नया बात है जो तुमको शायद पता नहीं है, या तुमको अगर पता होना चाहिए तो याद नहीं है। देखो कुछ आँख में चला गया यार, चलो ठीक है। हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट का। देखो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, जिसमें से ये फ्रीक्वेंसी जो है ये स्ट्रिक्टली सोर्स पे डिपेंड करता है। ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, मतलब जहाँ से लाइट बन के आ रही है वहाँ ही डिसाइड हो जाएगा कि लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है। अब उसके बाद लाइट कितने भी मीडियम बदले उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ये बात याद रखना। दूसरा चीज़ है लैम्डा विच इज़ वेवलेंथ, और वेवलेंथ जो होता है ये मीडियम पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। यानी जब मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, और ऑफ कोर्स मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज होता है। तो अब ध्यान से देखो स्पीड क्यों चेंज हो रही होगी, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रहा होगा। अरे दोनों चेंज होते तो स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है एडजस्ट होकर सेम रहती। फॉर एग्जांपल वेवलेंथ बढ़ता और ये f कम हो जाता तो स्पीड सेम रहता ना। ये बढ़ा ये कम हुआ तो स्पीड तो सेम ही रहेगा, या ये कम हुआ ये बढ़ गया तो स्पीड तो सेम ही रहेगा। बट हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पे, फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होगा। जहाँ से एक बार निकल गया लाइट उस पे डिपेंड करता है सोर्स पे। तो अब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होने वाला, अब चेंज होने वाला है वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो c चेंज होगा, या बोल सकते हो वेवलेंथ चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो वेलोसिटी जो है दैट इज़ f लैम्डा, और क्लियरली दिखाई पड़ रहा है लैम्डा चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होता है। यानी अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, लैम्डा कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है मालूम है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ चेंज होता है, जिसका रिजल्ट हमको स्पीड चेंज में दिखाई पड़ता है। अरे तुम सोचो ना, पहले वेवलेंथ चेंज होगा या पहले स्पीड चेंज हो जाएगी? पहले वेवलेंथ चेंज होगा ना, क्योंकि स्पीड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। तो पहले वेवलेंथ चेंज होगा, समझा? अरे
मेरे पास कितना पैसा आएगा वो मेरे काम करने पे डिपेंडेंट है ना, यस और नो। द वर्क दैट आई डू विल लीड और विल रिजल्ट इन द मनी दैट आई अर्न। तो पहले मैं पैसा कमा लूँगा या मैं पहले काम करूँगा फिर पैसा आएगा? काम करूँगा फिर पैसा आएगा ना, सिंपल सा लॉजिक समझा गया, ठीक है। वैसे ही वेलोसिटी जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है, तो पहले वेवलेंथ चेंज होगा फिर वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, फाइन। तो अगर मैं ये फॉर्म लेके चलूँ, जैसे सपोज मैं स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के लिए मैं ले लेता हूँ नॉट, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होगा ना, तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम रहेगा, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ भी नॉट रहेगा, यहाँ लैम्डा कुछ और हो गया है, लैम्डा चेंज हो गया है। ये वैक्यूम के लिए, ये किसी मीडियम के लिए, दिस इज़ फॉर वैक्यूम एंड दिस इज़ फॉर अ मीडियम, ठीक है, किसी मीडियम के लिए। चलो अब देखो, अगर फिर से मैं रेशो लेता हूँ, सपोज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करता हूँ मैं इस मीडियम का, तो इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/v, यानी c की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मीडियम वेवलेंथ इन मीडियम। ज़रा ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है लैम्डा नॉट बाई लैम्डा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नया फॉर्मूला, यहाँ से तुमको मिल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओहो हो, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है। देखो इसका मीनिंग क्या है मालूम है, इसका मीनिंग ये है कि अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। अब तुम बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज हो रहा है, क्या चालू है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। जैसे देखो, अगर मैं वाइट लाइट ले लूँ, फॉर वाइट लाइट, वाइट लाइट में कितने कलर्स एग्जिस्ट करते हैं बताओ मुझे, सबको पता होना चाहिए, विबग्योर है ना, 7 कलर्स। वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तुमको ये चीज़ पता है क्या, यहाँ से यहाँ जब जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ता है, ये पता है? नहीं पता है तो आज पता कर लो। जो वेवलेंथ रेड कलर की होती है वो हाईएस्ट होती है या लार्जेस्ट होती है। रेड कलर की वेवलेंथ लार्जेस्ट होती है, 7 कलर्स में मैं बोल रहा हूँ, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होती है। ये बात याद रखना। इधर जैसे जैसे जाओगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, तो रेड कलर की वेवलेंथ हाईएस्ट और वॉयलेट की वेवलेंथ लोवेस्ट। तो ज़रा ध्यान से देखो, रेड का लार्जेस्ट है तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लोवेस्ट, और वॉयलेट का स्मॉलेस्ट है तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्जेस्ट, यानी देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड विल बी स्मॉलेस्ट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट विल बी लार्जेस्ट। यानी अगर तुमने 2 कलर्स भेजे, लाइट के 2 कलर्स भेजे, तो दोनों कलर्स अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ। ये क्या बात हो गई, ये तो नई बात हो गई। कुछ नई बात ये है कि मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट के कलर पे डिपेंड कर रहा है या लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लाइट का जो वेवलेंथ है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो पर्टिकुलर लाइट कितना एक्सपीरियंस करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, स्पीड कितना चेंज होगा, है ना। इट इज़ द फैक्टर बाय विच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन दैट मीडियम या डिक्रीजेस इन दैट मीडियम। तो किसी कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उस कलर की स्पीड सबसे कम हो जाएगी, और किसी कलर के लिए स्पीड ऑफ लाइट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट उसके लिए उसका स्पीड ज़्यादा कम नहीं होगा। तो ज़रा ध्यान से देख लो, अगर 2 कलर्स जाते हैं तो स्पीड ऑफ वॉयलेट will be smallest and speed of red will be largest। तो अगर मैं एक्सट्रीम कलर्स को कंपेयर करके बात करूं तो ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। देखो इसका मीनिंग क्या है मालूम है, इसका मीनिंग ये है, देखो यहाँ मैं तुमको बता देता हूँ, इसको थोड़ा विजुअलाइज कराने का ट्राई करता हूँ। सपोज जैसे ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, कंसिडर कर लेते हैं रेयर से डेंसर में जा रहा है लाइट। देखो यहाँ सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये वाइट लाइट है, ठीक है। अगर ये वाइट लाइट हुआ तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, इस वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, है ना। अच्छा, ये 7 कलर्स के लिए एयर में कोई चेंज नहीं आ रहा है या एयर में इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि एयर में जो वेवलेंथ है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एयर में स्पीड सेम है।
एयर में स्पीड सेम है ना, सबकी स्पीड सेम है क्योंकि सबका वेवलेंथ सेम है। दूसरा चीज़, जैसे ये मीडियम इनकाउंटर कर रहे हैं, मीडियम में आने पे इनका वेवलेंथ अलग अलग हो जाएगा, या इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनके लिए वो अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग अलग हो जाएगा, सोचो ठीक से। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंडेंट है वेवलेंथ पे, तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा, सॉरी वो सबसे ज़्यादा होगा, और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो अगर वॉयलेट का वेवलेंथ कम है तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, यानी वॉयलेट का बेंडिंग सबसे ज़्यादा। तो ये तुम्हारा वॉयलेट कलर आ गया। और रेड का बेंडिंग सबसे कम, तो ये तुम्हारा रेड कलर आ गया। समझा क्या? अब इसके बीच में बाकी के कलर्स हैं। तुमको देखो यहाँ क्या मिल गया, रेनबो। क्या मिल गया? रेनबो। ये वॉयलेट कलर, ये रेड कलर, और इसके बीच में बाकी के कलर्स आ जाएंगे। देखो ना, रेड का बेंडिंग कम हुआ, वॉयलेट का बेंडिंग ज़्यादा हुआ। क्यों वॉयलेट का बेंडिंग ज़्यादा हुआ? क्योंकि वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ना। याद है या नहीं? अरे ये फॉर्मूला याद करो, साइन आई बाई साइन आर। ये क्या होता है? N2 बाई N1। N2 जितना ज़्यादा साइन आई उतना ज़्यादा, N1 जितना छोटा साइन आर उतना छोटा। समझा? तो ये जो I to R का रिलेशन है ये N2 और N1 पे डिपेंडेंट है। अगर N2 वॉयलेट के लिए ज़्यादा है तो वॉयलेट के लिए I और R का रेशो बड़ा होगा, यानी साइन आई बाई साइन आर ज़्यादा होगा। और रेड के लिए वॉयलेट और इसका रेशो, रेड के लिए I और R का रेशो कम होगा। समझ में आई बात? आई होप तुमको समझ में आई होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे कैसे डिपेंडेंट है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ पे जो डिपेंडेंस है यही रेनबो का रीज़न है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं, इसीलिए स्प्लिट हो रहे हैं। देखो ना, स्प्लिटिंग यहीं हो गई। क्यों स्प्लिट हुई? क्योंकि उस मीडियम में लाइट के अलग अलग कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ये बात याद रखना। तो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, या उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है और रेड कलर सबसे कम बेंड होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा है और रेड के लिए सबसे कम है। समझ में आ गया? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने सब कुछ कवर किया हुआ है, डिटेल में एक एक चीज़ कवर किया हुआ है। मेरे हिसाब से तो और कुछ बचा नहीं है, मैंने सब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको जनरल फार्मूला बता दिया। हाँ, एक चीज़ और बची, वो मैं बता देता हूँ, वो है कि लाइट बिना बेंड हुए कब जाती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन विदाउट बेंडिंग, ये नोट डाउन कर लिया था ना। चलो हम लोग एक केस देख लेते हैं, छोटा सा केस है, कोई नया चीज़ नहीं है, ये तुमको मैंने ऑलरेडी बताया ये, बट अभी मैं यहाँ पेपर पे बता देता हूँ, ऑन पेपर लिख के दे रहा हूँ मैं तुमको। चलो प्रूफ ले लो। रिफ्रैक्शन विदाउट बेंडिंग। पढ़ रहे हो तो सब पढ़ो ना, एक छोड़ क्यों दे रहे हो? पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो। देखो, रिफ्रैक्शन विदाउट बेंडिंग होने के लिए कंडीशन क्या है? बेंडिंग कब होता है? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, हाँ या ना? तो ये तो पहला चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हुआ तो बेंडिंग होगा, दैट्स फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में लिख लेता हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये चाहिए कि N1 शुड बी इक्वल टू N2। तो इस केस में ऑफकोर्स बेंडिंग नहीं होगा, N1 N2 यानी दोनों मीडियम सेम है, तो इस बार कोई बेंडिंग नहीं होगा। दूसरा कंडीशन देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड कंडीशन इज नॉर्मल इंसिडेंस। ये क्या बात है? अगर लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंस होगी या इंसिडेंट होगी तब कोई बेंडिंग नहीं होगी। जैसे ये बाउंड्री है और इस पे लाइट ऐसे नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट हो रही है, तो ध्यान से देखो, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यही नॉर्मल बनेगा ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। तो ये लाइट ऐसे ही निकल जाएगी। अरे जब I 0 है तो R भी 0 हुआ ना। तो कंडीशन क्या है? अगर I 0 है तो R 0, यानी बेंडिंग नहीं होगी। समझा क्या? समझ में आया क्या? एमए में बनता है, समझ में आया क्या? I जब 0 है तो R 0 होगा। ये नॉन बेंडिंग या ज़ीरो बेंडिंग का कंडीशन है दो। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो कोई बात नहीं है। हाँ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है N1 N2 और उसमें ये कंडीशन अप्लाइड है, खाली ये वाला I 0 कर दो, अपने आप R 0 हो जाएगा। अरे साइन I बाई साइन R
ये होता है n2/n1, है ना, स्नेल्स लॉ। तो I 0 हुआ तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो R भी 0 हो गया। समझा क्या? तुमको अगर साइन R निकालना है तो साइन R क्या आएगा? साइन R आएगा साइन I अपॉन ये पूरा इधर n2/n1। अब I 0 है तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो R भी 0। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए मैथ्स भी कर दिया। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर ज़ीरो बेंडिंग या नो बेंडिंग। नो बेंडिंग के लिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं दिखाई पड़ा, जैसे सपोज ये एक बाउंड्री है, तुमको बोल दिया यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, ठीक है, और तुमको बोल दिया कि लाइट ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, तो तुम बोलने में दोस्तों नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। अरे कैसे पॉसिबल है? नेगेटिव एंगल थोड़ी पॉसिबल है। तो ये मत कर देना, सर तो बोले, सर आपने तो बोला था कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अरे नॉर्मल है कहाँ? यही तो नॉर्मल है तुम्हारा, तो अब कितना बेंड होगी? नॉर्मल के तो अलॉन्ग ही है ना, तो यही लाइट ऐसे ही चली जाएगी। समझा? दिस इज रिफ्रैक्शन विदाउट बेंडिंग। बिना बेंडिंग के भी रिफ्रैक्शन होना पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? तो ये वाला जब कंडीशन होगा तो बेंडिंग नहीं होगा, ये बात याद रखना। यानी अगर तुमको दिया है I = 0 तो R अपने आप 0 होगा। समझा? ये बात याद रखना, ठीक है। रिफ्रैक्शन विदाउट बेंडिंग का कब होता है? रिफ्रैक्शन विदाउट बेंडिंग। चलो ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सारा कुछ हमने डिटेल में पढ़ लिया, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इफ़ेक्ट्स हमने देख लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होने से क्या हो सकता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये है तुम लोग से कि इसको अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज़ को पढ़ो। मैं नोट्स भी डाल देता हूँ, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ो यार, टेक्स्ट बुक को पढ़ो। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाई करोगे तो नहीं समझ में आएगा, अटक जाओगे ऑप्टिक्स में भी, फिर बोलोगे समझ में नहीं आता है, ये नहीं होता है। द थिंग इज़ कि तुम पूरा अपना एफर्ट नहीं डालते हो, ये प्रॉब्लम है। मैं ये तुमको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारा बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशन में होते हो तुम देखो पढ़ाई करते नहीं हो और फिर लास्ट में बोलते हो हमको समझता नहीं है। समझेगा कैसे जब ये सब चीज़ यहाँ समझाया जा रहा है तो तुमको समझ रहा है, बट फिर 2 दिन के बाद तुम इसको भूल जा रहे हो। क्यों भूल जा रहे हो? क्योंकि तुमने खुद से इसको अपने अंदर उतारा नहीं। अरे ऐसे तो मैं भी मूवी देखूँ तो मेरे को भी सब चीज़ समझ रहा है, बट जब तक मैं उसको खुद के एक्सपीरियंस से रिलेट नहीं करूँगा तब तो मेरे को कैसे समझेगा कि हाँ वो पर्सन का क्या एक्सपीरियंस था, या वो एक्चुअल में सीन का क्या मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो वैसे यहाँ भी एक्चुअल मीनिंग तुमको तभी समझेगा जब तुम खुद इसको समझोगे। मैं कितना भी समझा लूँ वो समझ के ठीक है, ये इट्स जस्ट लाइक मोटिवेटिंग। मैं तुमको मोटिवेशन देता रहूँ, बट जब तक वो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से नहीं आएगा उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो 2 दिन के बाद भूल जाएगा। तो वही चीज़ है, ये फिज़िक्स भी वैसा ही है। मैं तुमको यहाँ कितना भी अच्छे से समझाऊँ, तुम 2-4 दिन पढ़ोगे नहीं तो भूल जाएगा। ये बात तुमको कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? ऑफकोर्स तुमको लगेगा कि हर्ट हो रहा है या प्रॉब्लम का बात करें या टीचर अच्छा नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट फॉर योर ओन गुड। इफ़ यू डू दिस देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। ठीक है, तो ये एक ट्रिक की तरह समझो, एक ऑफेंस की तरह मत लो इसको, एक एडवाइस या ट्रिक की तरह समझो कि ये ट्रिक होता है फिज़िक्स पढ़ने का। ऐसे तुमको फिज़िक्स पढ़ना है, अगर तुम खुद से नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं रिफ्रैक्शन का। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।